हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। परमपिता परमात्मा की बड़ी कृपा है जो हम सभी लोगों को अपने महान ऋषियों की परंपरा से प्राप्त एक बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ योग दर्शन को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो पा रहा है। प्रभु का बहुत सारा धन्यवाद हम अपने मन में धारण करके रखेंगे, कृतज्ञता स्वीकार करेंगे। साथ ही प्रभु से कामना करेंगे कि हे प्रभु, आप हम सब पर कृपा कीजिए कि जिस शास्त्र को हम पढ़ रहे हैं वो हमें सरलता से समझ में आए, हम आसानी से इस शास्त्र को खूब चिंतन मनन कर पाएं, पढ़ पाएं और इसे अपने व्यवहारिक जीवन का हिस्सा भी बना पाएं। ऐसी कृपा आप हम सब पर कीजिए। मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सभी लोग एक अनुकूल और व्यवस्थित आसन में बैठ जाएंगे। सुनिश्चित करेंगे कि जब तक हमारी यह कक्षा चलेगी हम अपनी सभी बाह्य वृत्तियों को, क्रियाकलापों को, व्यवहारों को रोक कर रखेंगे, जिससे कि कक्षा में ही ध्यान रहे और हम अच्छे से आज के विषय को समझ पाएं। तो परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए आज की कक्षा को हम परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना पूर्वक एक वेद मंत्र का उच्चारण करके आरंभ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हे प्रभु, कार्यमिदं सफलं निर्विघ्नं सुसंपन्नं भवेत्। तो आप सभी का एक बार फिर से कक्षा में हार्दिक स्वागत है। अच्छा, जिन लोगों ने वीडियो ऑन कर रखी है, राजदीप सिंह जी हैं, आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए, फिर लोगों का ध्यान आप ही की ओर ज्यादा रहेगा। राजदीप जी। सतीश जी भी जुड़े, सतीश जी भी वीडियो बंद करें। हाँ, जो भी है बंद कर लीजिए, फिर देखिए ऐसा फिर उससे बाधा होती है। हाँ जी, ठीक है, चलिए। तो अपना विषय हम आगे बढ़ाते हैं। आज हमारी योग दर्शन की ये तीसरी कक्षा है और पिछली दो कक्षाओं में, पहली कक्षा तो हमारी भूमिका कक्षा थी, उसके बाद में जो दूसरी कक्षा हुई है उसमें हमने प्रथम सूत्र को आरंभ किया था। आज की चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी से आज की चर्चा को आरंभ करते हैं। बहुत रोचक कहानी है, आप सब लोगों को सुन के अच्छा लगेगा और योग से जोड़ के देखेंगे इस कहानी को। कहानी इस प्रकार है कि एक बार की बात है, एक राजा थे। तो वो राजा, किसी ने अनम्यूट छोड़ा हुआ है, देखिए गलत बात है। अब आप ऐसे करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? आप केवल अपना देखें तो अनुशासन रह पाएगा, मुझे सबका देखना पड़ता है यहाँ से। एक तो सामने भी नहीं आता। ये सतीश जी का ओपन है, सतीश जी का। अच्छा जी, यहाँ सामने नहीं आ रहा उनका। सतीश जी कृपया अपना माइक बंद कर लीजिए ध्यानपूर्वक। कर लिया उन्होंने, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी जी, ठीक है, बढ़िया, धन्यवाद आपका। हाँ, तो मैं कहानी सुना रहा था कि एक राजा साहब थे और राजा साहब ने क्या किया कि उन्होंने अपने कक्ष की दीवारों पर कुछ श्लोक, मंत्र, सूत्र इत्यादि लिखवा रखे थे पेंटर से, किसी चित्रकार से। तो जैसे होते हैं प्रेरणा के लिए लिखवा लेते हैं, हम अपने घरों में भी सद्वाक्य लिखवा लेते हैं, कई बार ऐसे सुवचन लिखवा लेते हैं जिससे कि जीवन में प्रेरणा मिलती रहे। तो उन्होंने भी लिखवा रखे थे। एक दिन की बात है, राजा साहब कहीं बाहर गए थे, किसी काम से जब घर पे लौट के आए दोपहर को, तो उन्होंने देखा उनका नौकर उनके बिस्तर पे सोया हुआ है। अब राजा साहब के सामने अगर ऐसे कोई उनका जो नौकर है वो उनके बिस्तर पे सोया हुआ हो, गुस्सा तो आना ही है। उनको बहुत तेज गुस्सा आया। वो गए और अपनी तलवार जो सामने दीवार पे टंगी हुई थी उसको निकाला और बस उसका सर काटने ही वाले थे। इतने में सामने दीवार पर एक पंक्ति लिखी हुई थी, मतलब जो लिखवा रखा था कि हमें अपना कोई भी कार्य पहले अच्छी प्रकार से विचार कर करना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार का वो श्लोक रहा होगा या दोहा रहा होगा कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए, ऐसा कुछ लिखा हुआ था वहां पे।
उनकी दृष्टि उस पे पड़ गई। एकदम से दिमाग में ये आ गया कि बिना विचारे काम नहीं करना। अगर मैंने बिना विचार किए, बिना पूछताछ किए इसको मार दिया, तो मुझको दोष लगेगा किसी निर्दोष व्यक्ति को मारने का। तलवार एक तरफ रख दी, नौकर को प्यार से जगाया। जगा के पूछा कि भाई क्यों सो रहे हो इस पे? तो उसने बड़ी विनम्रता से डरते हुए कहा, राजा साहब मुझसे गलती हो गई। मैं बड़ा थक गया था आज दिन में, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। आपके बिस्तर की मैं सफाई कर रहा था, तो मुझको लगा कि बड़ा अच्छा है और मुझे निद्रा आ गई इस पर। तो फिर राजा साहब ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई, आज क्षमा करते हैं, भविष्य में मत करना ऐसी गलती। बस इतनी सी है ये कहानी। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमको कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। ये तो सब शिक्षा ये आपने कहानी शायद सुनी होगी और ये शिक्षा भी आप लोगों ने ले ली होगी। लेकिन इस कहानी में एक और गहरी शिक्षा है। वो क्या है? कई बार हम अपने घरों में सद्वाक्य लिखवाते हैं। जैसे मैंने भी अपने घर में मंत्र लिख रखे हैं बहुत सारे। मेरे बड़े भैया ने मेरे ही घर में योग दर्शन के सूत्र लिखे हुए हैं, प्रथम 2 पादों के सारे सूत्र लिख रखे हैं। अब जितनी बार भी घर में हम घूमते फिरते हैं, काम करते हैं, तो हमारी दृष्टि उन योग दर्शन के सूत्रों पर जाती है, मंत्रों पर जाती है, श्लोकों पर जाती है। और क्या होता है, एक तो आवृत्ति होती रहती है, दूसरा लाभ ये होता है कि उन सूत्रों के अर्थ जब सामने आते हैं, मंत्रों के अर्थ जब सामने आते हैं, तो जीवन में कहीं न कहीं कोई न कोई जो समस्या चल रही है, उसका समाधान मिल जाता है। ये हुआ दीवार पे लिखने के कारण से। दीवार पे लिख रखा है हमने अपने हाथ से। लेकिन अब मैं सबको तो नहीं कहूँगा कि आप अपने घरों की दीवारों को रंगिए, दीवारों पर लिखिए। तो फिर कहाँ लिखें? तो मैं चाहता हूँ आप अपने मन की दीवारों पर लिखें सूत्रों को। जो योग दर्शन के सूत्र हम लोग पढ़ रहे हैं, हमने कल पहला सूत्र पढ़ा, अथ योगानुशासनम। इसको अपने दिमाग में बिठा लें, चित्त में लिख लें बढ़िया से। आगे ऐसे-ऐसे प्यारे-प्यारे सूत्र आएँगे। महर्षि व्यास जी का इतना सुंदर भाष्य हमें पढ़ने को मिलेगा कि जीवन में जब कोई समस्या आएगी ना, वो सूत्र एकदम से निकल के आएगा बाहर, चित्त में से, मन में से, और हमको समाधान दे जाएगा बहुत अच्छा। आप करके देखिएगा। तो आपसे निवेदन यही है कि अब जैसे एक-एक सूत्र चलता रहेगा। एक सूत्र पर 2 दिन, 3 दिन भी लगेंगे और कई बार ऐसा भी होगा कि 1 दिन में 2 सूत्र भी हो जाएँगे, 1 दिन में 1 सूत्र भी हो जाएगा। तो आप आराम से इन सूत्रों को कंठस्थ करते रहें, याद करते रहें। मैं बार-बार बोलता रहूँगा, आपको याद दिलाता रहूँगा। सूत्र को याद अवश्य करिएगा आप। तो देखिए पहला सूत्र हमने कल पढ़ा था, सूत्र है अथ योगानुशासनम। याद कर लीजिए, बहुत आसान है, कितना छोटा-सा सूत्र है और सारे सूत्र ऐसे ही मिलेंगे, इतने हल्के-हल्के से, छोटे-छोटे से। अथ योगानुशासनम। अथ का मतलब मैंने बताया था कि अब अधिकार करते हैं, यहाँ से अधिकार शुरू होता है। किसका अधिकार शुरू होता है? योग का। यानी यहाँ से आरंभ करते हैं योग का। और अनुशासन शब्द का मतलब बताया था कि पीछे से कोई परंपरा चली आ रही है योग की, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, ये होता है अनुशासन। अनुशिष्यते अनेन इति अनुशासनम, ये बताया था कल मैंने विस्तार से। तो अब हम एक ऐसे शास्त्र का आरंभ कर रहे हैं जिसमें योग को खोला जाएगा। ये बात हम कल देख चुके थे। फिर हम उसके बाद व्यास भाष्य पर आए थे। महर्षि व्यास जी ने इसी सूत्र को बहुत विस्तार से खोला। देखिए इतना सारा लिखा महर्षि व्यास जी ने। महर्षि पतंजलि तो इतनी सी बात लिख के चले गए, बस इतना सा, अथ योगानुशासनम। महर्षि व्यास जी को इसी बात को समझाने के लिए इतनी सारी पंक्तियां लिखनी पड़ी और मुझको आपको समझाने के लिए कितना बोलना पड़ता है, सोचिए। मैं 45 मिनट पहले दिन बोला, 45 मिनट कल बोला और अभी 45 मिनट आज भी बोलूंगा और अभी 2-3 दिन तक ये बात चलेगी। सोचिए। आगे देखिए हमने क्या देखा था, अथ इति अयम अधिकारार्थः। अथ का मतलब क्या होता है? अधिकार। ये हम कल देख चुके थे। आगे देखा था योगानुशासनम। योगानुशासन का मतलब होता है योग शास्त्र। सीधा सा मतलब होता है। योगानुशासन का मतलब क्या देखा था? योग शास्त्र का अब आरंभ कर रहे हैं। फिर एक अगली बात देखी थी, योगः समाधिः। योग किसको कहते हैं? तो योग कहते हैं समाधि को। बस सीधा सा मतलब है, योग का मतलब होता है समाधि। योग इक्वल्स टू समाधि।
योग का मतलब वो नहीं होता कि आंखें बंद करके बैठ गए। योग का मतलब वो नहीं होता कि आसन कर रहे हैं। योग का मतलब वो नहीं होता कि एक्सरसाइज कर रहे हैं। योग का मतलब वो नहीं होता कि दौड़ लगा रहे हैं, शरीर को लचीला बना रहे हैं। वो बिल्कुल मतलब नहीं होता योग का, दूर दूर तक मतलब नहीं है योग का उससे। योग तो समाधि को कहते हैं। और समाधि क्या होती है? तो देखिए समाधि के बारे में आगे कह रहे हैं, स च सार्वभौमश्चित्तस्य धर्मः। ये जो समाधि है, ये चित्त का एक धर्म होता है, चित्त की एक अवस्था होती है, चित्त का एक लक्षण होता है। और कैसा होता है? तो चित्त की सभी भूमियों में रहने वाला ये धर्म होता है। चित्त की कई भूमियों की बात हमने कल की थी, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्त भूमयः। देखिए 5 प्रकार की भूमियां लिखी हुई हैं। क्या क्या? सबसे पहली होती है क्षिप्त। यहाँ देखिए इस वाले चित्र में आसानी से समझ में आएगा, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। चित्त की 5 भूमियां, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। कल हमने इनके बारे में संक्षेप में देखा था क्या क्या होता है। अब हम इनको थोड़ा विस्तार से आगे देखेंगे, अगले सूत्र में इनको खोला जाएगा बड़े विस्तार से, बहुत अच्छे से देखेंगे। देखिए जब हमारा मन जो होता है, हमारा जो चित्त होता है, जब उसकी क्षिप्त अवस्था होती है, बहुत चंचल स्थिति में हमारा चित्त होता है, तब भी समाधि होती है। इस स्थिति में भी समाधि होती है, मूढ़ में भी समाधि होती है, विक्षिप्त में भी समाधि होती है, एकाग्र में भी और निरुद्ध में भी समाधि होती है। वो ये कहना चाह रहे हैं। तो समाधि क्या है? समाधि चित्त का एक धर्म होता है, चित्त की एक स्थिति होती है। वो ध्यान लगाने का, प्राणायाम करने का, आसन करने का, प्रत्याहार करने का, ध्यान करने का, उसका नाम नहीं होता योग। योग तो बस चित्त की एक अवस्था का नाम है। जिस समय चित्त की वृत्तियां चल रही हैं, रुक गई हैं, रोक ली हैं या बिल्कुल समाप्त हो गई हैं वृत्तियां, उसका नाम होता है योग या उसका नाम होता है समाधि। ठीक है जी, ये बात हमने कल की कक्षा में विस्तार से देखी थी, बड़े अच्छे से। आज हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चित्र मैंने बनाया और आपको मजेदार बात बताते हैं। रोचक बात यह है, जिस समय मैं योग दर्शन पढ़ रहा था उस समय ये चित्र बनाया था पढ़ते पढ़ते। तो देखिए ध्यान से, इसमें लिखा हुआ है युज समाधौ, इस धातु से घई प्रत्यय करने से योग शब्द सिद्ध होता है। ये तो कल देख लिया था हमने। अब देखिए इसमें आगे एक बात लिखी हुई है, योग बराबर समाधि। योग किसको कहते हैं? समाधि को कहते हैं। योग डज नॉट इक्वल टू जोड़। योग जोड़ का नाम नहीं होता। कल भी मैंने बताया था योग का मतलब जुड़ना यहाँ होता ही नहीं है। गणित में होता होगा योग का मतलब जोड़ना, या बाकी जगह योग का मतलब जुड़ना चलता है, बिल्कुल चलता है। योग का मतलब वहां जोड़ना होता है, लेकिन यहाँ इस शास्त्र में, इस योग दर्शन में योग का मतलब जोड़ना बिल्कुल नहीं है। योग का सीधा सा मतलब है समाधि। तो देखिए आज समाधि को समझते हैं। ये समाधि शब्द जो होता है, क्योंकि कल समाधि को हमने खोला नहीं था क्योंकि समय हो गया था कक्षा का। आज समाधि शब्द को देखते हैं। तो समाधि के जैसा एक शब्द होता है समाधान। ये दोनों शब्द बिल्कुल एक जैसे हैं और दोनों का अर्थ भी एक जैसा है, समाधि और समाधान। ये समाधान शब्द कैसे बनता है? तो देखिए इसमें 2 उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग मतलब शुरू में लगे हुए शब्द। एक तो सम लगा हुआ होता है, सम। एक लगा हुआ होता है आ, और सबसे पीछे मूल शब्द होता है इसमें धान। ऐसे करके इन तीनों को मिलके बनता है समाधान। और जो मतलब समाधान का होता है ना, वही मतलब समाधि का भी होता है। सीधी सी बात है। कैसे समझें? आइए समझते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को कोई समस्या आती है, कोई शंका होती है जीवन में, कोई भी बाधा आती है, तो क्या करता है? उसके समाधान का प्रयास करता है। समाधान मिल जाता है कहीं ना कहीं से। जैसे मुझे प्रश्न हुआ, मैं कोई शास्त्र पढ़ रहा था, मुझे कोई बात समझ में नहीं आई, तो मैं अपने आचार्य के पास गया। तो आचार्य से समाधान मैंने ले लिया। मैं खुश हो गया कि हाँ देखो आचार्य जी से समाधान मिल गया, लेकिन पूरा समाधान नहीं मिला। मैं और बड़े आचार्य के पास गया, वहां से और अच्छा समाधान मिला। और बड़े आचार्य के पास गया, वहां से और अच्छा समाधान हुआ। फिर मैं ऋषि के पास गया, ऋषि के पास जाके और अच्छा समाधान हुआ। इसी को समाधि कहते हैं। किसी को आश्चर्य होगा ये बात सुन करके कि क्या समाधि ऐसी होती है? हाँ ऐसी ही होती है समाधि। और भी गहराई से देखेंगे, लेकिन अभी पहले केवल समाधान शब्द पर हम रुकेंगे। थोड़ा सा और समाधान शब्द को देखिए। समाधान में एक शब्द है सम।
सम को पहले ध्यान से देखेंगे। सम का मतलब होता है अच्छी प्रकार से, सम्यक रूपेण, अच्छी प्रकार से। आ का मतलब होता है असमन्तात, सर्व प्रकारेण। सम का मतलब तो हो गया अच्छी प्रकार से, आ का मतलब हो गया भरपूर, सब प्रकार से, और धान का मतलब होता है धारण करना, प्राप्त हो जाना। तो किसी भी ज्ञान का, किसी भी वस्तु का एक तो अच्छी प्रकार से प्राप्त हो जाना, और कैसे प्राप्त हो जाना, भरपूर मात्रा में प्राप्त हो जाना। मतलब आज की भाषा में समझें तो जिसमें क्वालिटी भी भरपूर हो और जिसमें क्वांटिटी भी भरपूर हो। सम्यक का मतलब हो गया क्वालिटी, और आ का मतलब हो गया यहाँ पे क्वांटिटी से। मतलब जिस चीज को हम प्राप्त कर रहे हैं उसमें क्वांटिटी भी भरपूर है और क्वालिटी भी भरपूर है। कैसे? एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी माताजी ने मुझसे कहा कि भाई जाओ और जाकर कहीं से दूध लेके आओ, पड़ोसी से जाके पूछ लो, और उनके यहाँ पर गाय है, हमें गाय का ही दूध चाहिए। तो मैं पड़ोसी के पास पहुंच गया। मैंने कहा साहब दूध चाहिए थोड़ा सा, और बढ़िया दूध चाहिए, देशी गाय का, एकदम शुद्ध देशी गाय का दूध चाहिए। तो जब मैं उनके यहाँ पहुंचा तो उन्होंने कहा जी दूध तो मिल जाएगा, ले जाइए, लेकिन थोड़ा मिलेगा, बहुत थोड़ा सा, बस 1 गिलास मिल पाएगा, लेकिन मिलेगा शुद्ध एकदम। तो देखिए यहाँ से देखिए, दूध तो अच्छा मिला, सम्यक मिला। सम शब्द को देखिए, सम सम माने दूध तो बहुत अच्छा मिला, लेकिन आ यानी क्वांटिटी नहीं मिली उसमें, यानी वो भरपूर नहीं मिला, केवल 1 गिलास मिला। 1 गिलास में कितना काम चलता है दूध से? नहीं चलता ना। लेकिन अब मैं दूसरे व्यक्ति के पास गया, पड़ोस में एक दूसरे व्यक्ति भी थे। जब मैं उनके पास गया, मैंने कहा जी गाय का दूध चाहिए। तो उनके घर पे जर्सी गाय बंधी हुई थी। उन्होंने दूध तो दिया भरपूर, 1 किलो का बर्तन मुझको भर के दे दिया, लेकिन दूध था खराब, यानी सम्यक दूध नहीं था, अच्छा दूध नहीं था, क्वालिटी बढ़िया नहीं थी। क्वांटिटी तो भरपूर मिली वहां से, दूध तो बहुत सारा दे दिया उन्होंने मुझे, लेकिन दूध कैसा था? खराब दूध था, जर्सी गाय का दूध था, विदेशी गाय का दूध था, उसमें उतनी गुणवत्ता नहीं होती। तो समाधान मेरा दोनों जगह से नहीं हुआ। ना तो इस पहले वाले पड़ोसी के यहाँ से हुआ, यहाँ से दूध तो अच्छा मिल रहा था, लेकिन कम मिला, बहुत थोड़ा सा। पड़ोसी नंबर 2 के पास जब मैं गया था, तो वहां दूध तो भरपूर मिला, लेकिन दूध खराब मिला, और क्वालिटी उसकी, गुणवत्ता उसकी अच्छी नहीं थी। फिर मैं तीसरे पड़ोसी के पास गया। मैंने कहा साहब दूध चाहिए। उन्होंने कहा कितना चाहिए? मैंने कहा 1 किलो चाहिए। उन्होंने पूछा किसका चाहिए? मैंने कहा देशी गाय का चाहिए। और उन्होंने मुझे 1 किलो दूध, शुद्ध देशी गाय का दूध दे दिया। मतलब शुद्ध भी था, भरपूर था, बढ़िया से मिला, और मैं लेके घर आ गया प्रसन्न होते हुए। तो मैंने घर आके क्या कहा, माँ मैं बहुत भटका आज, मैं यहाँ भी गया, वहां भी गया, तीसरी जगह भी गया, तब जाके मेरा समाधान हुआ। ध्यान से सुनिए क्या कहा मैंने घर पे आके, बड़ी समस्या रही आज, वहां वहां भटका, लेकिन कहीं दूध नहीं मिला, बड़ी समस्या थी। वहां तीसरे पड़ोसी के पास गया, तब जाके क्या हुआ, समाधान हुआ वहां मेरी बात का। और समाधान में तो 2 चीजें छिपी हुई हैं। सबसे पहले क्या है, सम्यक रूपेण, और दूसरी चीज क्या है, असमन्तात सर्व प्रकारेण, यानी जिसमें गुणवत्ता भी है और जिसमें क्वांटिटी भी है, अच्छी मात्रा भी मिल गई मुझको। यही मतलब होता है समाधि का, यही मतलब होता है समाधान का। और उदाहरणों से समझते हैं, देखिए बहुत मजा आएगा सुन करके। मैं गणित पढ़ना चाहता था, 10वीं कक्षा में मैं था, मुझको गणित में रुचि नहीं होती थी। तो मैं अपने एक टीचर के पास गया। मैंने कहा सर मुझे गणित पढ़ाइए, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तो टीचर बहुत बढ़िया थे। वो क्या करते, उन्होंने मुझको आधे घंटे पढ़ाया, बस आधे घंटे, और मुझे वहां से कुछ समझ में नहीं आया। मतलब जितना मुझको चाहिए था उतना उन्होंने पढ़ाया ही नहीं। मतलब पढ़ाया तो बढ़िया, लेकिन पढ़ाया केवल आधे घंटे और भेज दिया कि जाओ। मुझे उतने में कुछ बातें तो समझ में आ गई, लेकिन भरपूर ज्ञान नहीं मिला वहां से। मिला तो सही, क्वालिटी तो बढ़िया मिली, लेकिन ज्ञान कम मिला, समाधान पूरा नहीं हुआ था। मैं एक दूसरे टीचर के पास गया। दूसरे टीचर भी मैथ के ही थे। उन्होंने मुझको 3 घंटे पढ़ाया, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ा। मतलब समय तो उन्होंने बहुत दिया मुझको, पढ़ा तो बहुत कुछ दिया 3 घंटे में, ये भी पढ़ लो जी, ये भी पढ़ लो, कई चैप्टर उन्होंने कवर करवा दिए 3 घंटे में, लेकिन वहां से गुणवत्ता मुझको नहीं मिली। जो ज्ञान मुझको, जो समाधान मिलना चाहिए था, नहीं मिला। मैं तीसरे टीचर के पास गया। तीसरे टीचर ने मुझको 1.5 घंटे पढ़ाया, और इतना शानदार पढ़ाया कि उस 1.5 घंटे में
उन्होंने बहुत सारे विषय मुझको बेसिक्स भी और एडवांस एडवांस भी सब कुछ क्लियर करवा दिए वहाँ से। ये होता है टीचर, ये होता है समाधान और ये होती है समाधि। जिसमें गुणवत्ता भी भरपूर है और जिसमें क्वांटिटी यानी मात्रा भी अच्छी खासी है, उसको कहते हैं समाधान। तो यहाँ कैसे समझें इस जो ये प्रसंग चल रहा है, समाधान या समाधि को कैसे समझें? हमारा चित्त 5 अलग-अलग स्थितियों में चलता रहता है हमेशा। देखिए, ये जो अवस्थाएँ मैंने दिखा रखी थी ना यहाँ पे इस चित्र में, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये क्षिप्त का मतलब होता है चंचलता। हमारा मन बहुत चंचल होता है, नहीं रुकता एक विषय पे। हम रोकना चाहते हैं कि रुक जाए किसी तरीके से। अरे कहीं तो एकाग्र हो जाए, कहीं तो पढ़ने में तो मन लगे, कहीं स्वाध्याय में तो लगे, साधना में तो मन लगे, घर के काम में तो मन लगे, ऑफिस के काम में मन लगे, लगता ही नहीं है। इधर-उधर भागता है। कभी मन सोचता है कि चलो पहले घूमने चलते हैं, अरे चलो कुछ पहले अच्छा-सा खा लेते हैं, नहीं-नहीं ये अच्छा नहीं है, इस होटल का खाना बढ़िया नहीं, उसमें चलते हैं आज, नहीं उसमें चलते हैं। हमेशा भाग-दौड़, भीतर कुछ ना कुछ चंचलता बनी हुई है। यहाँ भी समाधि होती है। ये चंचल स्थिति वाला व्यक्ति भी समाधान तो करता है ना अपने जीवन में। देखिए समाधि यहाँ भी होती है, लेकिन वो समाधि कैसी होती है? बहुत कम समय की होती है। इस व्यक्ति के जीवन में समाधान बहुत न्यून होता है। क्यों? क्योंकि जीवन में एकाग्रता नहीं है। एक विषय पर रह के चर्चा नहीं करता, एक विषय पर रहकर चिंतन नहीं करता। जैसे बच्चों को देखा होगा आपने, बच्चों के जीवन में ये समाधि बहुत कम स्तर की होती है, बहुत न्यून होती है। थोड़ी-थोड़ी देर में कभी खाने लगेंगे, खेलने लगेंगे, उठा-पटक करेंगे, सो जाएँगे कभी तुरंत एकदम से खेलते-खेलते, फिर उठ जाएँगे, उठ के फिर खेलने में लग जाएँगे, कभी नहाने लगेंगे, कभी पानी को इधर-उधर फेंकेंगे। ये चंचलता है। समाधि यहाँ भी होती है, समाधान उनका भी होता है, वो भी उनको भी ज्ञान होता वहाँ भी है, लेकिन कितनी देर की होती है समाधि? बहुत कम-कम स्तर की। ये चित्त में होती है, ध्यान रखिए, बड़े ध्यान से समझेंगे। ये बाहर शरीर में नहीं होती समाधि, आत्मा में नहीं होती, बुद्धि में नहीं होती या अहंकार में नहीं होती या शरीर के किसी विशेष हिस्से में नहीं होती। समाधि कहाँ होती है? चित्त में, मन में होती है। अभी पढ़ा था ना, स च सार्वभौमश्चित्तस्य धर्मः। ये चित्त का धर्म होता है। एक बात स्पष्ट हो गई होगी आपको। मूढ़ स्थिति जो होती है, यहाँ भी समाधि होती है, यहाँ भी समाधान होते रहते हैं। जैसे मैं उदाहरण से एक बार बात करता हूँ। एक शराबी व्यक्ति है, हमेशा पड़ा रहता है पिए हुए और जब देखो जब नशे जैसी स्थिति में कभी किसी को गाली-गलौज करता है और पड़ा रहता है। हम कभी उसे समझाने लगे कि भाई मत पियो, देखो गलत बात है, शरीर खराब हो जाएगा, लिवर खराब हो जाएगा, लेकिन पड़ा रहता है हमेशा पिए हुए। कभी बीच-बीच में होश में आ जाता है, डेढ़ 2 घंटे बाद मतलब सो कर के उठ गया, 2-3 घंटे बाद अपना हाथ-मुँह धो कर के उठ गया, लेकिन फिर भी पड़ा हुआ है। ऐसे व्यक्ति का जो चित्त होता है वो मूढ़ स्थिति वाला होता है। समाधान तो उसका भी होता है। मतलब उसके भीतर भी समाधि होती है, उसके चित्त में। कैसे होती है? समाधान तो उसे भी होते हैं। कैसे? शराब तो उसको भी अच्छी लगती है, उसको ये भी पता है कि हाँ, अच्छा लगना क्या होता है, बुरा लगना क्या होता है। कोई उसको थप्पड़ मारे तो उसको पता है कि चोट लगती है, बचना कैसे है। मतलब बहुत भले ही थोड़ा पता हो, थोड़ी जानकारी हो रही हो, लेकिन होती तो है उसे भी। समाधि तो उसके भी चित्त में चलती है, लेकिन कैसी समाधि है वो? बहुत न्यून स्तर की, बहुत बारीक-सी समाधि है, बहुत कम समय के लिए रहने वाली समाधि है, बहुत कम समय के लिए समाधान होता है उसका। उसको ये पता होता है कि केवल शराब ऐसे ही नहीं पी जाती, पानी भी मिलाया जाता है, अगर ऐसे ही पी लेंगे तो नुकसान कर जाएगी। समाधान है उसके पास इस बात का भी, तो पानी के साथ पीना जानता है, चखना साथ में रखता है। ये समाधान है। आपको हँसी आ रही होगी लेकिन देखिए समाधान होता है उसके पास, वो भी काम करता है इस बात पे, वृत्तियाँ ठीक काम करती हैं। मूढ़ स्थिति हो गई। अच्छा, मूढ़ में एक बात और, अब कोई ये ना समझे कि ये केवल शराबियों के या जो बहुत नीचे के स्तर के व्यक्तियों के साथ ही मूढ़ अवस्था आती है। हम लोगों के जीवन में भी मूढ़ अवस्था आती है। हाँ, आती है ना। हम भी सुबह को जब सो के उठते हैं या रात्रि में जब पढ़ रहे हैं, रात को 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, पढ़े जा रहे हैं और एक स्थिति ऐसी आती है कि जी अब पढ़ाई नहीं हो पा रही। अब ना मन कर रहा है कि बस सो जाऊँ और बाहर से मूढ़ता ऐसी हो रही है कि खूब पढ़ना भी चाह रहे हैं लेकिन कुछ पल्ले पड़ ही नहीं रहा है। ऐसा कहते हैं ना यार खूब पढ़ रहा हूँ लेकिन पल्ले ही नहीं पड़ रहा है अब मुझे। ये मूढ़ अवस्था है हमारे चित्त की।
समाधान तो होता है वहाँ भी कि पढ़ रहा है, इतना पढ़ा है, इतना पता है कि सामने पुस्तक खुली हुई है, इतना भी पता है कि किस विषय की पुस्तक है, कौन-सा सब्जेक्ट चल रहा है, इतना तो समाधान है उसके पास। लेकिन उस विषय की गहराई क्या है, सही-सही समाधान क्या होना चाहिए, एकाग्रता कैसी होती है, उसमें जाके जो समाधान या समाधि होनी है, वो उसको नहीं पता। वो उसकी हो भी नहीं पा रही है। तो मूढ़ स्थितियों में तो हम और आप लोग भी जाते हैं, चलता रहता है ये प्रोसेस। कभी हम क्षिप्त अवस्था में जाते हैं, बहुत चंचल स्थिति में रहते हैं, कभी हम मूढ़ स्थिति में जाते हैं, कभी विक्षिप्त में जाते हैं। तो आइए तीसरी वाली को आज फिर से देखते हैं, विक्षिप्त। यहाँ भी समाधि होती है और ये वाली समाधि अभी तक की सबसे बढ़िया समाधि है। क्षिप्त शब्द कैसे बनता है? ये क्षमा कीजिए, विक्षिप्त शब्द कैसे बनता है? तो ये जो क्षिप्त वाला है ना, इसी से बनता है। क्षिप्त में वी उपसर्ग लगा दिया, वी लगा रखा है ना शुरू में, इसको लगाने से विक्षिप्त शब्द बनता है। इसका मतलब होता है विशिष्ट रूप। क्षिप्त अवस्था से विशिष्ट समाधि होती है, थोड़ी विशेष होती है, भिन्न प्रकार की होती है। इसको कहते हैं विक्षिप्त समाधि या विक्षिप्त अवस्था। ये भी चित्त की एक अवस्था है, इसमें भी समाधि होती है। कैसे होती है, उदाहरणों से समझते हैं। एक माताजी खाना बना रही हैं अपनी रसोई में जा करके, बहुत एकाग्रता से बना रही हैं। उनको ये पता है कि अगर थोड़ा-सा नमक ज़्यादा गिर गया, तो आज डाँट सुननी पड़ जाएगी। बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, सारे लोग फिर अपमान करेंगे। पति मेरे अपमान कर देंगे सबके बीच में, नमक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मिर्च ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं रहनी चाहिए। पूरे ध्यान से बना रही हैं, लेकिन फिर भी ध्यान अलग चला जाता है। कभी रोटी पर ध्यान जाता है, कभी आटा गूँथने के लिए उधर, अरे, अरे! ये तो सब गैस बहुत तेज़ चल गई है। पूरी एकाग्रता केवल सब्जी पे थोड़ी रहती है किसी भी माताजी की, खाना बनाते समय नहीं रहती ना। तो कभी चंचलता थोड़ी-सी उधर बँट गई, कभी उधर बँट गई। लेकिन हाँ, ध्यान बना रहता है। थोड़े-थोड़े समय के लिए ध्यान को कभी सब्जी पे लगा लेती हैं, कभी आटे पे लगा लेती हैं, कभी बीच में झाड़ू लगा दी जल्दी से, कभी स्लैब साफ कर दी, है ना? तो अलग-अलग स्थानों पे एकाग्रता तो बन रही है, लेकिन टूट भी रही है, टूटती रहती है। ये वाली समाधि अभी तक की अच्छी समाधि है, अच्छा समाधान यहाँ से होता है। और उदाहरणों से समझते हैं। आप और हम सब लोग इस समय कक्षा में पढ़ रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। मैं इधर से बोल रहा हूँ, विषय को समझा रहा हूँ और आप सब लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। जिस समय आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, इस समय आपके चित्त की विक्षिप्त अवस्था है। जो आप मेरी बात को पूरे ध्यान से सुन रहे हैं, ये विक्षिप्त अवस्था है। कोई ये ना सोचे कि एकाग्र अवस्था है ये। नहीं, भले ही आप कितना ध्यान लगा लीजिए मेरी बात पे, लेकिन वो एकाग्र अवस्था नहीं कहलाएगी। कैसे? सुनिए, मैं बताता हूँ। आपकी आँखें कहाँ हैं? स्क्रीन पर। एक वृत्ति तो ये हो गई, यानी एक विचार तो केवल आँखों से जा रहा है। एक विचार आपको कानों के माध्यम से जा रहा है, जहाँ से मेरी आवाज़ आपके भीतर जा रही है। पूरी एकाग्रता नहीं है आपके भीतर, मेरे भीतर भी नहीं है इस समय। आप भी विक्षिप्त अवस्था में हैं, मैं भी हूँ। हाँ, पूरा प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ एकाग्रता बनाई जाए, लेकिन बीच-बीच में टूटती है। बाहर से कभी कोई आवाज़ देता है, आपके सामने से कोई निकल रहा होगा इस समय, बच्चे घर में शोर कर रहे होंगे, बाहर से वाहन जा रहे होंगे, ध्यान जाता है ना इधर-उधर थोड़ा-थोड़ा सा। ये विक्षिप्त अवस्था होती है और ये बुरी नहीं होती, ये अभी तक की सबसे अच्छी अवस्था है। इसमें समाधि होती है और ज़्यादातर संसार भर के समाधान इसी अवस्था में होते हैं। कोई व्यक्ति खेत में काम कर रहा है, जैसे हम खेत में काम करते हैं, तो वहाँ खेत में काम करते समय पूरी एकाग्रता से हम लगे हुए हैं। मान लीजिए गन्ना काट रहे हैं, गन्ना काटते-काटते ध्यान पूरा गन्ने पे लगाने का प्रयास है कि गन्ना ही कटे। अगर गलती हो गई तो वो जो काटने वाला यंत्र है, पैर पे भी लग सकता है, पैर भी काट सकता है, इतना धारदार होता है वो। या गलती हो गई तो कोई कीट-पतंगा, कोई अन्य प्राणी की भी हत्या हो सकती है। पूरा ध्यान से काटने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो ये क्या है? ये हमारी विक्षिप्त अवस्था है हमारे चित्त की। लेकिन फिर भी बीच-बीच में ध्यान इधर-उधर जाता रहता है। कभी हवा चल रही है तो उधर ध्यान चला गया, कभी उधर से किसी ने आवाज़ दे दी, कभी किसी की बैलगाड़ी जा रही है कहीं से, सड़क पे कोई वाहन निकल रहा है तो उधर भी ध्यान जाता है ना हमारा। कभी कोई और विचार आ गया घर का कि यार आज जल्दी घर चलो, आज तो मेहमान आ रहे हैं, अच्छा आज तो बाज़ार भी जाना है। तो ये जो अलग-अलग प्रकार के विचार आते रहते हैं, लेकिन फिर भी इसमें पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हाँ, जिस काम को हम कर रहे हैं उसको पर ही अधिक फ़ोकस किया जाए। ये होती है चित्त की विक्षिप्त अवस्था। और इसमें समाधि बढ़िया वाली होती है। अभी तक की जो ये समाधियाँ हैं ना, ये चित्त की ये वाली समाधि सबसे अच्छी समाधि है अभी तक की।
और ध्यान रखिए, ये वाली यहाँ तक की जो समाधियाँ हैं, ये हम अपने व्यावहारिक जीवन में खूब लगाते हैं, चलती रहती है, कम स्तर पे, ज़्यादा स्तर पे। लेकिन आगे की जो 2 समाधियाँ हैं, ये बड़ी विशेष समाधियाँ हैं। और ये जो जिसको एकाग्र कहा गया है, ये जो अगली समाधि है, ये सामान्य समाधि नहीं होती, ये चित्त में जो बनती है। इसके लिए ध्यान लगाकर आँखों को बंद करके बैठना होता है, तब समाधान होता है। कैसे? उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैं कोई शास्त्र पढ़ने बैठा। मान लीजिए मैं सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहा था और सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हुए प्रथम समोल्लास में कोई निरुक्ति पढ़ी। मैंने पढ़ा, यो विविधम नाम चराचरम जगद्राजयति प्रकाशयति स विराट। ये पढ़ लिया मैंने वहां से। इसका अर्थ भी पढ़ लिया, समझ में नहीं आया। खूब प्रयास कर लिए कि ऋषि क्या समझाना चाह रहे हैं इस बात से, कि परमात्मा का नाम विराट है तो है कैसे, नहीं आ रहा समझ में। खूब आंखें खोल के बैठा हूँ, पुस्तक सामने खुली हुई है। मैंने खूब विचार किया, नहीं आया समझ में, थोड़ा-थोड़ा आया। ये विक्षिप्त अवस्था है। पूरा प्रयास किया समझने का, थोड़ा-थोड़ा समझ में आया और थोड़ा-थोड़ा नहीं आया। फिर देखिए मैंने क्या किया, ध्यान से सुनेंगे सभी। और योगी लोग ऐसा ही करते हैं। अच्छे जो स्वाध्यायशील लोग होते हैं, जो गहरे स्वाध्यायशील हैं, जिनकी पढ़ने में विशेष रुचि होती है, वो इस काम को करते हैं। क्या करते हैं? पुस्तक एक तरफ रखेंगे, कुर्सी पर पीछे सिर टिका के बैठ जाएँगे या नीचे बैठेंगे भूमि पर और आँखें बंद करके ध्यान लगाएँगे। जैसे ध्यान लगाते हैं ना हम लोग, बिल्कुल वैसे बैठ जाएँगे। अब सारे विषय रोक दिए बाहर के, सब कुछ। कोई भी विषय अब मन में नहीं है। सारी जितनी भी चंचलता थी, जितनी भी बातें आ रही थी मन में, विचार आ रहे थे इधर-उधर के, घर के, बाहर के, ऑफिस के, स्कूल के, कॉलेज के, कहीं के भी, सब रोक दिए। अब केवल विषय है विराट स्वरूप, परमात्मा का विराट नाम बना कैसे? विराट का मतलब क्या होता है? और ऋषि क्या कह रहे हैं? यो विविधम नाम, यानी विविध प्रकार का जो ये जगत है, उसको राजयति, राजयति मतलब प्रकाशयति, उसको परमात्मा प्रकाशित करता है, इस पूरे जगत को प्रकाशित करता है मतलब दिखाता है। इसलिए परमात्मा का नाम विराट है, सीधी बात है। ये मैंने ध्यान में बैठकर देखा और मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि हाँ भाई, विराट शब्द ऐसे बना। विराट शब्द का मतलब ये है, इसको कहा जाता है एकाग्र अवस्था, जहाँ केवल एक ही विषय लगातार बना हुआ है और ये आंखें खोल के नहीं होता, ये सब्जी बनाते हुए नहीं होता, ये झाड़ू लगाते हुए ये एकाग्र अवस्था नहीं होती। यानी यहाँ जो समाधि होती है ना एकाग्र अवस्था में, ये पढ़ते हुए नहीं होती। कोई सोचे जी मैं तो पूरी एकाग्रता से पढ़ रहा था, मेरा तो पूरा ध्यान यही था, इसी पर ही मैं जब फिजिक्स पढ़ रहा था तो फिजिक्स के उसी कंसेप्ट पर मेरा पूरा ध्यान था, मेरा पूरा कंसंट्रेशन, फुल ऑफ कंसंट्रेशन यही था। तो इसको क्यों नहीं कह सकते एकाग्र अवस्था? नहीं कह सकते, क्योंकि जब आप पढ़ रहे थे, जब आपका ध्यान वहीं था, उस समय भी बहुत सारी चीजें थीं। आप जिस पृष्ठ को पढ़ रहे थे तो एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर ध्यान, एक डायग्राम से दूसरे डायग्राम पर ध्यान था, कभी इस पंक्ति पर ध्यान, कभी पंक्ति के अगले शब्द पर ध्यान, कभी पिछले कंसेप्ट पर ध्यान, उससे पिछले कंसेप्ट पर ध्यान जाता था। तो वहां आपकी विक्षिप्त अवस्था थी, ना कि एकाग्र अवस्था। और एकाग्र अवस्था आराम से ध्यान पूर्वक बैठ के सभी वृत्तियों को रोक करके बाहर से यहाँ एक वृत्ति बनाई जाती है, एक विचार बनाया जाता है। और यहाँ की जो समाधि होती है, अभी तक की सबसे शानदार समाधि होती है, सबसे उत्तम कोटि वाली समाधि। और यहाँ से जो समाधान होता है, अत्युत्तम कोटि का समाधान होता है। सम्यक रूपेण असमन्तात् सर्व प्रकारेण, मतलब जहाँ क्वालिटी भी बहुत शानदार है और क्वांटिटी भी भरपूर है, ऐसा यहाँ से ज्ञान प्राप्त होता है। और कोई भी स्वाध्यायशील लोग, गंभीर लोग ऐसा ही करते हैं। जब वो पढ़ते हैं, कोई विषय समझ में नहीं आता है, तो ध्यान लगा के बैठेंगे, एकाग्र हो जाएंगे। वहां से जो समाधि होती है, वहां से जो समाधान होता है, उसको एकाग्र अवस्था कहते हैं चित्त की, एकाग्र भूमि बोलते हैं। ठीक है जी, मुझे लगता है अब आपको एकाग्र भूमि समझ में आ गई होगी। बस एक अंतिम समाधि बची और ये तो सर्वोच्च समाधि है, सबसे ऊंची समाधि है अभी तक की। ये कैसी होती है? तो इसको एक्सप्लेन कर पाना ऐसे, जैसे मैं मुंह से बता रहा हूँ, बोल करके, शब्दों से बता रहा हूँ, आसान काम नहीं है। ये बहुत ऊंची अवस्था है। कैसी अवस्था है? तो वो ऐसी अवस्था है, पहले तो जैसे परमात्मा का कोई एक नाम उठा रखा था विराट, या मान लीजिए कोई भी प्रकृति का एक कोई कण उठा लिया, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पर मैं विचार कर रहा था ध्यान में बैठ करके, केवल इलेक्ट्रॉन पर विचार चल रहा था, एकाग्र अवस्था थी चित्त की। अब वो विषय भी रोक दिया, अब वो भी विषय चला गया। मीनाक्षी गुप्ता जी, आप
कृपया बंद कर लीजिए। बार-बार आप माइक को खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं। फिर से जुड़ जाइए। हाँ जी। तो निरुद्ध अवस्था कैसी होती है? जहाँ पर सब प्रकार की वृत्तियाँ रुक गई हैं। अब कोई विषय नहीं है भीतर मन में। ध्यान से सुनिए, जहाँ सभी वृत्तियों को रोक लिया गया है और वो जो रुकी हुई स्थिति है मन की, कोई विचार नहीं, कोई वृत्ति नहीं किसी प्रकार की, किसी प्रकार का कोई वृत्ति से संस्कार नहीं बन रहा है। वो उस बात की तो एक्सप्लेनेशन मतलब की नहीं जा सकती शब्दों से, अभिव्यक्ति है ही नहीं उसकी। उस स्थिति का नाम होता है निरुद्ध अवस्था। ये भी चित्त की एक अवस्था है और ये अभी तक की सर्वोच्च समाधि होती है, सबसे ऊंची समाधि। अभी भी मैंने आपको मोटा-मोटा बताया है। अब देखिए ऋषि इन समाधियों के बारे में कुछ विशेष बात बता रहे हैं, उधर हम चलते हैं। 2-3 मिनट में वो देख लेंगे। देखिए एक पंक्ति ये है, तत्र विक्षिप्ते चेतसि विक्षेपोपसर्जनी भूतः समाधिर न योग पक्षे वर्तते। इस बात को क्या समझाना चाह रहे हैं? तत्र माने ये जो सारी भूमियां बताई हैं, उन भूमियों में विक्षिप्ते, ये जो विक्षिप्त नाम की भूमि है, चेतसी मन में, यानी जो हमारा चित्त है उस चित्त में विक्षेप उपसर्जनी भूतः, विक्षेपों के होने से यानी विक्षेपों के कारण ये उपसर्जनी भूत हो जाती है, ढक जाती है, धुंधली हो जाती है। इसलिए ये समाधि न योग पक्षे वर्तते, इसलिए इसको समाधि के पक्ष में नहीं लिया जाता। ये तो बात हुई ऋषि की, आपको समझ में नहीं आई होगी, है ना? मुझे पता है नहीं आई होगी समझ में, तो मैं बता देता हूँ एकदम सामान्य भाषा में। वो कहना चाह रहे हैं कि ये जो विक्षिप्त नाम की समाधि होती है, विक्षिप्त नाम की चित्त की अवस्था होती है, इसको योग पक्ष में नहीं गिनते। ध्यान से सुनिए, समाधि तो होती है लेकिन योग पक्ष में नहीं लेंगे इसको। बहुत ध्यान से सुनेंगे, अगर यहाँ ध्यान से नहीं सुना तो फिर गहरी बात निकल जाएगी। वो कह रहे हैं कि इस विक्षिप्त नाम की स्थिति को समाधि तो कहते हैं, लेकिन ये योग पक्ष में नहीं आती। अब जब ये वाली योग पक्ष में नहीं आती तो इससे नीचे वाली, देखिए ये नीचे वाली कहेंगे क्योंकि ये और भी खराब अवस्थाएं होती हैं, ये भी योग के अंतर्गत नहीं आएंगे। समाधि तो इनमें भी होती है, समाधि इनमें भी होती है, समाधि विक्षिप्त में भी होती है, लेकिन योग में नहीं लेंगे इनको। तो फिर योग पक्ष के अंतर्गत कौन सी आएंगी? ये वाली। इन स्थितियों में जो मतलब ये जो एकाग्र स्थिति होती है चित्त की और निरुद्ध स्थिति जो होती है, इन्हीं को योग कहा जाता है वास्तव में। अब ये वाली क्यों नहीं आती विक्षिप्त वाली? तो वो कह रहे हैं उपसर्जनी भूत होने से, विक्षेप उपसर्जनी भूतः, क्योंकि विक्षेप आते रहते हैं इसमें। मैंने अभी बताया विक्षिप्त अवस्था जो होती है उसमें क्या होता रहता है, उसमें अलग अलग विक्षेप आते हैं, बाधाएं आती रहती हैं, मन इधर उधर बंटता रहता है। इस कारण से इस समाधि को योग नहीं कहा जाता। देखिए सारी जितनी समाधियां हैं सारी योग नहीं होती, लेकिन योग को समाधि कहते हैं। जितना भी योग होता है उसको समाधि कहेंगे, लेकिन सारी समाधियां योग नहीं होती। आपको अटपटी लग रही होगी ये बात, तो देखिए एक उदाहरण से समझते हैं। मैं आपके लिए भारत का मानचित्र लेके आया हूँ, ध्यान से समझिए। ये बीचों बीच एक राज्य दिख रहा होगा आपको, हमारे देश का एक मध्य का राज्य है, मध्य प्रदेश, है ना? आप सब जानते होंगे, कई लोग हैं हमारी कक्षा में मध्य प्रदेश से। ये पूरा मानचित्र है किसका है? भारत का है। तो देखिए अगर मैं केवल इस मध्य प्रदेश को कहूँ, ये हरे रंग का इलाका जो है, ये पूरी जो सीमा है, इसको भारत कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं भारत। हाँ, ये भी भारत है। मैं यहाँ गया राजस्थान में, ये आपको गुलाबी रंग का जो दिख रहा है, मैंने किसी से पूछा जी ये भारत है? तो राजस्थान में जैसे ही मैं यहाँ एंटर किया तो वो कहने लगे हाँ जी ये भी भारत है। मैं गुजरात में गया, ये जो पीला सा हिस्सा दिख रहा है, मैंने किसी से पूछा जी ये भारत है? उन्होंने कहा हाँ हाँ ये भी भारत है। जहाँ भी मैं भारत के अनेक इलाकों में गया, मैं यहाँ भी गया, इस ऊपर वाले हिस्से में जो हरे रंग का दिख रहा है, तो लोगों ने कहा जी ये भारत ही है, आप सही पकड़े हैं, भारत में ही आए हैं आप, है ना? लेकिन मैंने जब किसी से कहा जी ये जो है क्या ये राजस्थान है? ये पूरा ये एंटायर ये जो जितना भी सारा का सारा संपूर्ण मानचित्र दिख रहा है, क्या ये राजस्थान है? नहीं है। सारा भारत राजस्थान नहीं है, सारा भारत मध्य प्रदेश नहीं है, सारा भारत जम्मू कश्मीर नहीं है, लेकिन हाँ जम्मू कश्मीर भारत है। इतनी बात आई समझ में आपको? ये जो जितना भी ये उड़ीसा जो दिख रहा है ये भारत है, हाँ जी है बिल्कुल, लेकिन पूरा भारत उड़ीसा नहीं है। वैसे ही
यहाँ आ जाइए। जैसे ये सारी की सारी समाधियाँ हैं, लेकिन सारी समाधियाँ योग नहीं हैं। ये योग में नहीं आती। ये योग में आती है और इसको योग में लाया जाता है। इसको योग कहेंगे। समाधि ये भी है, समाधि ये भी है, समाधि ये भी है, समाधि ये वाली भी है, समाधि ये वाली भी है, लेकिन योग के अंतर्गत तो केवल इन दोनों को लिया जाता है। ठीक है? उस उदाहरण से समझ में आ जाएगा। जब आपको इस पर और विचार करेंगे तब ये बात और अच्छे से समझ में आएगी। तो एक बार और व्यास भाष्य पर आगे चलते हैं और देखते हैं क्या कहते हैं ऋषि वहां पे। अब देखिए आगे कह रहे हैं, यस्तु एकाग्रे चेतसी सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति क्षिणोति च क्लेशान कर्म बंधनानि श्लथयति निरोधम अभिमुखम करोति स संप्रज्ञातो योग इत्याख्यायते। देखिए बहुत गहरी बात कही है। अब इस एकाग्र अवस्था को समझा रहे हैं। इस एकाग्र अवस्था को, इस एकाग्र अवस्था में जो समाधि होती है उसके लिए एक स्पेशल नाम दे रखा है उन्होंने। उस समाधि का नाम दिया संप्रज्ञात समाधि। एक पर्टिकुलर नाम उन्होंने अलग से दिया, विशिष्ट नाम दिया। इस एकाग्र अवस्था में जो समाधि होती है उसका नाम होता है संप्रज्ञात समाधि, और ये जो निरोधावस्था होती है इसका नाम होता है असंप्रज्ञात समाधि। ठीक है जी। तो देखिए अब ये जो एकाग्र समाधि होती है इसके कितने लाभ होते हैं। मान लीजिए कल को किसी की ये एकाग्र समाधि लगती है, यानी कोई किसी व्यक्ति की संप्रज्ञात समाधि लगती है, तो देखिए कितने सारे लाभ होते हैं। बस मैं मोटा मोटा रख देता हूँ, बाकी बात हम कल करेंगे इसके बारे में विस्तार से। इस संप्रज्ञात समाधि को कल विस्तार से देखेंगे। तो ऋषि क्या कह रहे हैं, यस्तु एकाग्रे चेतसी सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति। यस्तु एकाग्रे चेतसी मतलब जिस भी वस्तु पर हमारा चित्त एकाग्र होता है, सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, तो उस अर्थ का यानी उस वस्तु का सही सही स्वरूप प्रद्योतयति, प्रद्योतयति मतलब प्रकाशित होता है। जब भी हम किसी विषय पर अपने चित्त को विस्तार पूरे ध्यान से लगाते हैं, एकाग्रता से लगाते हैं, तो क्या होता है ऐसी स्थिति में, उस वस्तु का यथार्थ स्वरूप बिल्कुल वैसा का वैसा स्वरूप हमको प्रकाशित हो जाता है। देखिए कितनी गहरी बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए हम यात्रा कर रहे हैं और यात्रा बस में कर रहे हैं। तो जिस समय हमने बस में बैठे हुए हैं और खिड़की की तरफ हमारी सीट है, जब हम बाहर देखते हैं तो बाहर जो चीजें होती हैं, मान लीजिए वृक्ष हैं, घर हैं, दुकानें हैं, या कोई भी लोग आते जाते हैं और वाहन आ रहे हैं जा रहे हैं, तो क्या होता है वो सब पीछे भागते भागते दिखते हैं हमको। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि उन पर टिक ही नहीं पा रही ठीक से। हम देख ही नहीं पा रहे जी ये इस घर पे लिखा क्या था, वो घर कैसे रंग का था, किस फल का वृक्ष पीछे की तरफ भाग गया, क्या हमको दिख पाता है? नहीं दिख पाता। क्यों? क्योंकि हमारा मन वहां जाके लगा ही नहीं उस वस्तु पे। तो अब अगर हमको खिड़की में से झांक के किसी वृक्ष की पहचान करनी है जी ये वृक्ष कौन सा भाग के गया जल्दी पीछे की तरफ, मतलब वृक्ष पीछे नहीं भागता, भागते हुए प्रतीत होते हैं वो। तो हम क्या करते हैं, हम खिड़की में से मुख को बाहर निकालते हैं और जैसे जैसे वो पेड़ पीछे की तरफ जा रहा है हम अपनी गर्दन को भी क्या करते हैं, उधर ही घुमाते हैं। इस गर्दन घुमाने की प्रोसेस में हम अपने मन को उस वृक्ष पर लगा रहे हैं। तो यहाँ जो कह रहे हैं ना, यस्तु एकाग्रे चेतसी सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, जैसे ही उस वस्तु पर अपना चित्त लगाया, सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, उस वस्तु का सही सही स्वरूप हमको प्रकाशित हो जाता है, दिख जाता है एकदम से। और देखिए हमारे कमरे में पंखा चल रहा है इस समय, मैंने एक पर चला रखा है। एक होता है ना उसमें बिंदु बने होते हैं रेगुलेटर में, एक पर चला रहा है, बहुत धीरे धीरे चलता है, तो मुझको इसकी एक एक पंखड़ी साफ साफ दिखती है, कितनी धूल लगी हुई है पंखड़ियों पर, या क्या क्या है, कोई मक्खी बैठी हुई तो नहीं है। मैं देख लेता हूँ अच्छे से। क्यों? क्योंकि अभी मैं मन को लगा पा रहा हूँ, पूरी एकाग्रता से लगा रहा हूँ, क्योंकि एक पर चला रखा है पंखे को। अब मैंने 2 पे कर दिया, रेगुलेटर को घुमा दिया। जैसे ही मैंने घुमाया रेगुलेटर को, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, अब वो तेज घूमने लगी। अब अपने में मन को लगा ही नहीं पा रहा किसी पंखड़ी पे, मेरा ध्यान उधर जा ही नहीं रहा है, अपने चित्त को मैं वहां लगा ही नहीं पा रहा हूँ। तो बताइए क्या मुझे पंखड़ियां साफ दिख पाएंगी? नहीं दिख पाएंगी। पंखड़ियों पर कोई बैठा होगा, दिख पाएगा? नहीं दिख पाएगा। पंखड़ियों पर कितनी धूल लगी हुई है, दिख पाएगी? नहीं दिख पाएगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से 1 पे लाना पड़ेगा, 0 पे लाना पड़ेगा। जैसे ही पंखा 0 पे आया, पंखा रुक गया इस समय। अब मेरा मन, मेरा चित्त
यस्तु एकाग्रे चेतसी, मेरा पूरा चित्त जो है पूरे पंखे पे टिका हुआ है, पंखे पर एक एक वस्तु साफ साफ प्रद्योतयति, प्रकाशयति, साफ साफ दिख रही है अब हर वस्तु। अब अपने जीवन के किसी भी चीज पर लगा के देख लीजिए, अगर हमको कोई वस्तु देखनी हो, समझनी हो, उसका सही सही स्वरूप समझना हो, तो क्या करते हैं? जैसे हमारे बड़े बूढ़े किया करते थे। जैसे मान लीजिए, मैं एक उदाहरण से बताता हूँ। हम जैसे छोटे थे बचपन में, तो अब खेलते रहते थे और साथ में खाते भी रहते थे। एक रोटी ली, रोटी का रोल बनाया आपस में और बस भागते भागते निकल गए, खा भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं, गेंद भी उछाल रहे हैं, कई सारे काम एक साथ करते हैं। और हमारे बड़े बूढ़े, हमारे दादाजी, हमारे पिताजी लोग हमको पीटते थे, डांटते थे और कहते थे, आराम से बैठ, एक जगह खा, बैठ के आराम से, इधर ध्यान नहीं है, पूरा ध्यान ध्यान यहाँ लगा, यहाँ पे बैठ के कर। क्यों कहते थे हमसे वो? भले वो इस प्रकार की शास्त्रीय एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते थे, शास्त्र की भाषा में उन्होंने हमको नहीं समझाया कि ये ऐसे, जैसे यहाँ ऋषि ने लिखा हुआ है, यस्तु एकाग्र चेतसि सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति। लेकिन उनको ये पता था कि यदि तुम एक जगह बैठ के पढ़ोगे, एक जगह बैठ के खाओगे, तो तभी तो पता चलेगा कि स्वाद कैसा आ रहा है, उसमें से रस कैसे बनेंगे, कैसा रस आ रहा है, वो रस जाके भीतर क्या करेगा। अगर आप एक जगह बैठ के नहीं पढ़ोगे, चलते चलते पढ़ रहे हो, साइकिल पे जाते जाते पढ़ रहे हो, अब सामने टीवी भी चला रखा है, पढ़ाई भी कर रहे हो, टीवी भी चला रखा है, साथ में कान में ईयरफोन लगा के अलग से गाने भी सुन रहे हो। जब आपने चित्त को एक विषय पे लगाया ही नहीं, तो उसका सही स्वरूप कैसे पता चलेगा कि लता मंगेशकर जी की आवाज थी कि आशा भोसले जी की आवाज थी जो आप ईयरफोन लगा रखे थे? क्योंकि सामने टीवी अलग से चला रखा है, आपने टीवी में कुछ और चल रहा है। तो आपके अपने चित्त को कहाँ लगाना पड़ेगा? जो चीज आपको देखनी है सही से, जिसको समझना है, उस पर ही तो चित्त को लगाना पड़ेगा। और इस प्रकार से जब हम चित्त को किसी भी वस्तु पे लगाते हैं, वो चित्त की एकाग्र अवस्था में ही लगा सकते हैं। और इस एकाग्र अवस्था में जब किसी वस्तु पर चित्त को लगाया जाता है, तो उस वस्तु का ठीक ठीक वैसा ही स्वरूप हमको प्राप्त हो जाता है। फिर चाहे वो कितनी भी गहरी बातें हों, कितनी भी गहरी वस्तुएं हों। और योगी लोग जो होते हैं, बड़े जो साधक लोग होते हैं, वो ऐसा ही करते हैं। ध्यान में बैठते हैं, कोई भी विषय उठाते हैं, आत्मा नाम के विषय को उठाते हैं, मन विषय को उठाएंगे, इंद्रियों को उठाएंगे, तन मात्राओं को उठाएंगे, परमात्मा को उठाएंगे और भीतर जाके एकाग्रता से देखते हैं, पूरी एकाग्रता से। कोई विषय नहीं होता, सद्भूत यस्तु एकाग्रे चेतसी, उसी वस्तु पर जाकर टिका देते हैं अपने पूरे चित्त को पूरी एकाग्रता से। और फिर क्या होता है? उस वस्तु का यथार्थ स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। हम देखेंगे आगे, इस समाधि को आगे और खोला जाएगा। 20-21 सूत्रों के बाद फिर से ये समाधि खोली जाएगी, संप्रज्ञान समाधि। अभी तो इस समाधि के और भी लाभ बताए हुए हैं। इस एकाग्र अवस्था में जो संप्रज्ञात समाधि होती है, उनको हम कल देखेंगे। ये लिखा हुआ है ना, क्षीणोति च क्लेशान कर्म बंधनानि शिलथयति निरोधम विमुखम करोति स संप्रज्ञातो योग इति आख्यायते। इसको हम कल देखेंगे। तो आज की चर्चा मैं एक बार बस मोटा मोटा बता देता हूँ। आज हमने चित्त की 5 भूमियों को एक बार फिर से देखा कि इनमें समाधि होती कैसे है, समाधान होता कैसे है। हमने समाधि को और विस्तार से देखने का प्रयास किया। और ये एक बात हमने देखी थी कि ऊपर ये जो नीचे वाली लिखी हुई तो ऊपर है, लेकिन होती ये नीची अवस्थाएं हैं चित्त की, खराब अवस्थाएं होती हैं, बहुत अच्छी नहीं होती। क्षिप्त तो सबसे खराब होती है, मूड भी खराब होती है, विक्षिप्त थोड़ी अच्छी स्थिति होती है। तो ये जो 3 अवस्थाएं जो यहाँ लिखी हुई हैं, ये योग के भीतर नहीं आती, इनको योग नहीं कहेंगे। समाधान तो होता है लेकिन वो टूटता रहता है, इसलिए उनको योग नहीं कहेंगे। लेकिन एकाग्र अवस्था वाली जो स्थिति होती है चित्त की, समाधि तो होती है लेकिन इसको योग भी कहते हैं। निरुद्ध वाली स्थिति को समाधि तो कहते हैं और योग भी कहते हैं। तो ये आज के पाठ का सारांश हुआ और मेरी ओर से तो आज की बात यही पूरी होती है। मैं एक बात और आप सब लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। वैसे तो कक्षा का समय समाप्त हो गया है, आप सब लोगों के कुछ प्रश्न भी हो सकते हैं यहाँ से। प्रश्नों के शंका समाधान के लिए हम कोई एक दिन रखेंगे, चाहे सोमवार का दिन रखें, चाहे शनिवार का दिन रखें, या जब मुझे लगेगा कि हाँ अब कई दिन हो गए हैं और अब आप लोगों के पर्याप्त प्रश्न हो गए होंगे, तो एक दिन रखेंगे शंका समाधान के लिए। क्योंकि यदि मान लीजिए मैंने अब आपसे कहा कि जी अब आप अपने प्रश्न बताइए, अब एक साथ 7-8 हाथ उठ गए, तो मैं किस किस के समाधान करूंगा? और जिसका नहीं किया तो फिर रुष्टता हो जाती है ना कि जी हमारा उत्तर नहीं दिया, हमसे बात नहीं की, या हमको तो ऐसे ही घुमा दिया था, हम पर ध्यान नहीं दिया, उपेक्षा कर दी। एक दिन पर्याप्त मिलेगा, आप अपनी शंकाओं को लिखते रहिए विधिवत।
प्रश्न बनाइए, जितने बन सकते हैं, खूब उठा के लाइए, जहाँ से भी लेके आ सकते हैं और फिर उसके बाद हम एक दिन चर्चा करेंगे धूमधाम से। तो आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। सभी का बहुत सारा धन्यवाद कि आपने बड़ा अच्छा अनुशासन बना के रखा कक्षा में। विधिवत आपने ध्यानपूर्वक कक्षा को सुना। परमात्मा से बहुत सारी शुभकामनाएँ सबके लिए। परमात्मा का विशेष धन्यवाद कि उन्होंने हम सबके लिए इतनी उत्तम व्यवस्थाएँ, तकनीकी व्यवस्थाएँ परमात्मा की न्याय व्यवस्था में हमको मिली। परमात्मा की कृपा से इतना अच्छा चित्त हमको मिला, बुद्धि मिली। प्रभु का बहुत सारा धन्यवाद करते हुए आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। हम सभी आनंद में रहें, प्रसन्नचित्त रहें, उत्साहित रहें और आगे बढ़ते रहें। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी बहुत